दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट में। मौसम में ठंडक तो बढ़ चुकी है, आपको पता ही होगा। और आज नए साल में ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में इतिहास के बारे में बात किया था और मेरा भी ऐसा ही इरादा था कि आज भी इतिहास के बारे में ही बात हो, लेकिन थोड़ा सा अलग हटकर आज बात करते हैं। और आज बात करते हैं साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में। और लिटरेचर में बात करेंगे प्रेमचंद की कहानी के बारे में। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग प्रेमचंद के पूरा परिचय, उनकी जीवन के बारे में जानेंगे नहीं, उनकी एक कहानी के बारे में आपसे हम बात करेंगे। और एक्चुअली वो कहानी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मेरे सामने वो पूरा आ चुका है। ये कहानी होगी बड़ी घर की बेटी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा। मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, आप सभी के साथ ये कहानी सुनानी चाहिए। तो सुनेंगे कहानी। कहानी सुनने से पहले थोड़ा सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद्र जैसे कि 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शुरू में इनका नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का नाम धनपत राय था, लेकिन दया नारायण एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनका नाम प्रेमचंद्र दिया। और 1915 से लेकर 1936 तक प्रेमचंद्र युग कहा जाता है, क्योंकि 1915 के पहले की जो आप कहानी अब देखिएगा, जिसमें एक डिस्प्यूट भी आता है कि हिंदी साहित्य की कि पहली कहानी क्या थी। इसका बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। एक्चुअली अब डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है, उसके बारे में अलग ही बात करेंगे। तो प्रेमचंद के पहले जो कहानी आपको मिलती है, जैसे उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। बीमन रॉय ने इस पर फिल्म भी बनाया, आप देख सकते हैं। और बिहार बोर्ड की जो किताब है 12वीं की, उसमें एक कहानी को पढ़ना भी है, काफ़ी अच्छी कहानी है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी के बारे में। तो मैंने जो आपको बताया कि जो प्रेमचंद थे, इनका नाम धनपत राय था और बाद में इनका नाम प्रेमचंद होगा। और प्रेमचंद के नाम से जो पहला प्रकाशन किसी कहानी का हुआ था, तो ये बड़ी घर की ही बेटी था। तो मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे कहानी मेरे सामने आ चुकी है और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इसका लुत्फ उठाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको कहानी सुनकर। दोस्तों, बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। कहानी की शुरुआत होती है कि बेनी माधव सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो गौरीपुर गांव का जमींदार है और नंबरदार है। नंबरदार मतलब होता है मुखिया, और जमींदार आप समझ ही रहे हैं। उनके पितामह मतलब क्या हो गया, उनके पिता के पिता, यानी उनके पिता के पिता। तो उनके पितामह किसी समय बड़े धनवान संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, उन जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कृति स्तंभित थी। प्रेमचंद बता रहे हैं कि ये जो बेनी माधव सिंह हैं, इनके पितामह का ही देन है कि इनके गांव में तालाब हो, मंदिर हो, काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर नहीं कह सकते हैं, बनाया गया था और मरम्मत हुई थी। और उनकी मृत्यु के बाद ही वह अभी खंडहर की स्थिति में आ चुका है। इस दरवाजे पर हाथी झुकता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। एक जमाना था बेनी माधव सिंह के द्वार पर, जिसको देहाती भाषा में कहा जाता है, वहां पर कभी हाथी होती थी और आज एक बूढ़ी भैंस है जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष नहीं है रहा। मतलब ये जो भैंस भी है तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, बूढ़ी भैंस है, हड्डी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर दूध शायद बहुत देती थी, लेकिन दूध में कोई कमी नहीं थी, दूध भरपूर देती थी। क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी के लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था कि भाई हमें दूध दे दो, हमें दूध दो। चलिए, बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। अच्छा, उनके वर्तमान आय 1000 रुपया वार्षिक से अधिक ना थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। जो बड़ा बेटा था उनका नाम था श्रीकांत, और दूसरे जो बेटा था उस बेटे का नाम था लाल बिहारी सिंह। जो पहला बेटा था बेनी माधव सिंह का, जिसका नाम था श्रीकंठ, उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह, मैंने बताया आपको, दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस के 2 सेर ताजा दूध उठाकर सवेरे पी जाता था। कहने का मतलब कि एक जो बड़ा बेटा है श्रीकंठ, वो दिमागी कसरत करता है, और जो दूसरा बेटा है, छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह, वह शारीरिक कसरत करता है।
श्रीकांत की श्रीकांत सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं दो अक्षरों पर निछावर कर दिया था। कहने का मतलब प्रेमचंद कह रहे हैं कि जो हमारा बेटा था श्रीकांत, वह अपने सारा परिश्रम बीए की डिग्री प्राप्त करने में झोंक दिया था, जिससे शारीरिक रूप से वह कमजोर और दुबला पतला था। कहने का मतलब तो यही है ना, प्रेमचंद लिख रहे हैं। इन दो अक्षरों ने उसके शरीर को निर्बल और चेहरों को क्रांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। श्रीकांत को आयुर्वेदिक औषधियों पर विश्वास था। बाद जो यंत्र होते थे उन पर ज्यादा उनका विशेष प्रेम था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कोलकाता के वैद्यों से बड़ी लिखी पढ़ी रहती थी। रेंज देख रहे हैं प्रेमचंद्र का, लाहौर से कोलकाता पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चले जा रहे हैं। यही तो लेखक की खूबी होती है सर। श्रीकांत इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे। अंग्रेजी में डिग्री प्राप्त थी श्रीकांत को, लेकिन अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं को उसके प्रेमी नहीं था। आजकल अंग्रेजी का डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। कहानी से सीखना लेना होगा आपको। बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करता था। वाह, अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का भारतीय परंपराओं मान्यताओं में विश्वास कर रहा है, यहां तक कि अंग्रेजी प्रथाओं को वो तिरस्कार कर रहा है। अच्छा, आगे कहानी में क्या है। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिन में वह बड़े उत्साह से रामलीला होती और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। बताइए, उस गांव में रामलीला का जन्मदाता एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया हो। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंबों के तो वह एकमात्र उपासक थे। कहने का मतलब कि जो परिवार एक दूसरे मिल कर रह रहा है, जिसमें बंटवारा नहीं है, वह इनका उपासक थे, उनको पूज्य मानते थे। कहानी को यही से समझने की कोशिश कीजिएगा। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और दोनों देशों के लिए हानिकारक समझते थे। आजकल जो स्त्रियां आ रही हैं, बताइए, प्रेमचंद्र की बात उस समय की आज भी प्रासंगिक दिखाई देती है कि नहीं दोस्तों? प्रेमचंद कितना अच्छा बात लिख रहे हैं कि आजकल स्त्रियों को कुटुंब को में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, वह जाति और दोनों देशों के लिए हानिकारक समझते थे। ठीक है, यही कारण था कि गांव की लालनाएं उनकी निंदक थी। महिलाएं इनकी निंदा करती थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करता था। उनकी पत्नी को हुई इस विषय में इसका उनसे विरोध था। पत्नी आगे आएगा, आनंदी नाम है। यह इसलिए नहीं कि उसने अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ ना हो सके तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने से अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। घर में बातें नहीं बन रही हैं, सारा चीज आपके प्रतिकूल है, तो अलग खिचड़ी पकाने में क्या प्रॉब्लम है? पत्नी का था मतभेद। ऐसा ये नहीं कि जो उनका देवर था लाल बिहारी नारायण और उनके ससुर थे बेनी माधव सिंह, उनसे कोई द्वेष था या कोई किसी चीज को लेकर मनमुटाव था, ऐसी कुछ बातें नहीं थी। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी कौन? श्रीकांत की पत्नी। उनके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, झार, फानूस, अंडेरी, मजिस्ट्रेट और रीन, जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ थे, सभी वहां विद्यमान थे। अच्छी घर की थी नंदिनी। नाम था भूप सिंह। भूप सिंह बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। 7 लड़कियां हुई और देव योग से सभी के सभी जीवित रह गए। आज के समय में किसी को 7 लड़की हो जाए तो समझ रहे हैं दोस्तों उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगा। लेकिन फिर भी ये इंसान भूप सिंह तालुकदार तो है, अच्छी बात। पहली उमंग में तो उन्हें 3 ब्याह दिल खोलकर किया। पहला जो उमंग था, उन्होंने 3 विवाह दिल खोलकर किया, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर आ गया तो आँख खोल ली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी।
वह अपने सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। जो आनंदी थी, जो भूप सिंह की बेटी, वह चौथी बेटी थी क्योंकि सारी बेटियां थी, और सारी बेटियों में सबसे ज्यादा रूपवान और गुणवान थी। ठीक है। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। घर में जो सुंदर बच्चे होते हैं उनको वो माता पिता से विशेष प्रेम मिलता है। क्या मैं इस बात से आपको अतिशयोक्ति दिखाई देती है? इस बात में मैं इस बात को पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानता। पूर्ण रूप से कोई चीज सत्य क्या होती है? प्रेमचंद इसी चीज का आगे उल्लेख करेंगे। प्रेमचंद ये बोल रहे हैं कि सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता से अधिक चाहते हैं। सुंदर संतान, जो सुंदर संतान है, सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। कि जो सुंदर बच्चे हैं उनके माता पिता भी उनको अधिक चाहते हैं। खैर कोई बात। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। इसका विवाह कहा करे, ना तो यही चाहते थे कि रीढ़ का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ अपने पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। एक दिन श्रीकंठ उनके पास चंदा का रुपया उनके पास मांगने आया। किसके पास? भूप सिंह के पास। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकांत की आनंदी के साथ विवाह हो गया। तो हो गई भाई श्रीकांत की पत्नी आनंदी। आगे कहानी में आनंदी अपने घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। बताइए, तालुकदार की बेटी थी, कितना भोग की सामग्री उसके घर में थी। मैंने तो आपका उसका वर्णन किया। मैंने क्या वर्णन किया? जो प्रेमचंद ने वर्णन किया मैंने आपको सुनाया। अब भाई ये आ गई है अपने ससुराल, श्रीकांत के घर, बेनी माधव सिंह के घर, लाल बिहारी के घर। और यहाँ का जो रंग ढंग कुछ और ही दिखा। जिस टीम टाम को उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, यहाँ नाम मात्र की भी ना थी। खैर, हाथी घोड़ा का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहाली तक ना थी। रेशमी सिल्पर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक ना थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसे विलास के समान कभी दिखाई ही ना देते। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा विराम लेना चाहूंगा। विराम इन सेंस में ये बोल रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ बात करूंगा। अभी तक आपने कहानी से के साथ जुड़ा होगा तो एक चीज देखा, प्रेमचंद लिख रहे हैं कि जो आनंदी है उसका जो बैकग्राउंड है, उसके मायके का, घर का, वो कैसा रहा, और दूसरी तरफ ये आ रही है शादी के बाद तो उसका स्थिति कैसा है। अब आज के समय में ऐसा कल्पना कीजिए कि एक लड़की जिस वो शुरू से एक रईस घर से ताल्लुक रखती हो और ऐसे घर में उसकी शादी हो जाए कि पति तो गुणवान है, श्रेष्ठ है, विद्या प्राप्ति है, इसमें कोई दुराय नहीं है, फिर भी आर्थिक स्थिति उसी तरह से है, सीधा साधा गृहस्थ मकान। सोचने वाली बात है सर, इसके आगे स्थिति क्या खड़ा हो सकती है आज के परिवेश में, सोचिएगा। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह ने 2 चिड़िया लाए हुए और भावत से बोला। एक समय था, जो छोटा भाई था श्रीकांत का, लाल बिहारी सिंह, उसने 2 चिड़िया लाया। दिन भर तो कसरत करता रहता था, जिम बोली आज के समय में, और करने के बाद जो सुबह सुबह भैंस का दूध होता था पिया जाता था ताज़ा। कहीं गया होगा और जाने के बाद उसने किया क्या कि 2 चिड़िया लाए पकड़कर, बोला कि भाभी कहाँ हैं आप, जल्दी से पका दो। आनंदी उस समय खाना ही बना रही थी, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसे राह देख रही थी। बोली कि ठीक है, थोड़ा आप जाइए स्नान कीजिए, तब तक मैं आपकी ये जो चिड़िया है इसको मैं बना देती हूँ। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। पाव भर जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि आपकी देहाती भाषा में बोलेंगे कोई चीज़ है 1 kg है, उसका ½ kg, फिर उसका ½ kg, वो पाव होता है। 250 ग्राम कह सकते हैं तो पाव है, ठीक है। पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, जो बड़े घर की बेटी है वो किफ़ायत क्या जाने, बचावत क्या होते किसी चीज़ को। मुझे याद है दोस्तों कि बचपन में मेरे पिताजी पार्ले जी का बिस्कुट लाते थे। 2 पार्ले जी का बिस्कुट आता था, और उस 2 पार्ले जी के बिस्कुट में एक बिस्कुट मुझे अकेले मिलता था, क्योंकि मैं अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटा भाई था अपने फैमिली में। और जो एक पार्ले जी का बिस्कुट था, एक उस पार्ले जी में मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन खाती थी।
तो ऐसे मिडिल क्लास परिवार में आपको चीज़ें वही दिखाई देता है। तो वही प्रेमचंद लिख रहे हैं कि जो बड़े घर की बेटी उसमें किफ़ायत क्या जाना है, वो किफ़ायत क्या होता है। उसने सब घी मांस में डाल दिया। थोड़ा सा घी था, पाव भर का जो घी था उसको सबको उसने मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी ना थी, बोले दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। अब लाल बिहारी जी नहा कर आए, बोले भाभी जल्दी जल्दी मुझे जो चिड़िया लाया था दे दो खाने। खाने बैठे, चावल मिला, दाल मिलिया, चिड़िया मिली, पकाया गया था, मांस बनाया गया था चिड़िया का। अब इस चिड़िया में सिर्फ मांस डाल के दिया गया था, दाल में घी था ही नहीं। तो लाल बिहारी बोल रहे हैं कि दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, भाभी बताओ। खाने बैठे तो दाल में घी नहीं था। आनंदी बोली घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी लाया, इतना जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह सितम जैसे बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। प्रेमचंद का एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कि सूखी लकड़ी है, उसको जलाने पर जल्दी उठ जाएगी। इसी तरह की अगर एक चिड़चिड़ा इंसान है, उसको आप उकसाइएगा तो और ज्यादा क्रोध में बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा। लाल बिहारी की भौजाई, भाव लिख रहे हैं, मैं भौजाई बोलूंगा, भौजी बोलूंगा, जो बोले आप समझे, कि यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनकर को बोला मैके तो मैं तो घी के नदियां बहती होगी, आपने पाव भर घी में सारा घी डाल दिया मांस में, लगता है कि आपके घर तो घी की नदियां बन रही थी। अब ये देखिए प्रेमचंद की कहानी, ये जो लड़कियां देख रही होंगी, जो महिलाएं, उनके लिए मैं ज़्यादा उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा कि प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं आपके लिए, सॉरी आपके लिए नहीं, कहानी में आनंदी के लिए, कि स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मायके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। आप स्त्री को गाली दे दीजिए सर, आप उनको मार दे दीजिए सर, पर उनकी मायके की निंदा कीजिएगा तो वो नहीं सह जाएंगी। ये प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मार भी मरे भी तो 9 लाख का है, वहां इतना घी नित्य ही नाई खार खा जाते हैं। हाथी जो मरता है ना, वो भी 9 लाख की उसकी कीमत होती है। इतना घी की बात कर रहे हो तुम्हारे मेरे मायके में, इतना तो यहाँ नौकर छोकर खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी। गुस्सा होकर बच्चे थाली पटकते हैं, उसने थाली पटक दी, और थाली पटक दी और बोला जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लूं। भाभी को बोल रहा है, आनंदी को। आनंदी को वो क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली वाह वह होते तो आज इसको मजा चखाते। क्यों श्रीकांत गया इलाहाबाद नौकरी करने, अभी घर पर नहीं है, हर शनिवार को आता है। अब अपढ़ अजुड़ ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसकी गुमान पर भूली हुई हो उसको भी देखूंगा और तुम्हें भी। बताइए, देवर अपने भाभी से बोल रहा कि अपने भाई को भी देखूंगा, तुमको भी देखूंगा। ज्यादा तुम जिसके गुनगान पर खुश मना रही हो, अरे तो मेरे भैया को, उनको भी बताऊंगा कि भाभी क्या कर रही हो। आनंदी ने हाथ में खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, अंगुली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपते हुए अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बाल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के बल और प्रभुत्व का घमंड होता है। इन आनंदी खुद की घुट पी कर रह गई। श्रीकांत साहब आते हैं शनिवार को। शनिवार को आते हैं तो शनिवार को आने के बाद देखते हैं कि जैसे वो जाते हैं तो उनके जो दरवाजा होता है, दरवाजे द्वार जिसको कहते हैं, वहां पर बैठे होते हैं लोग। तो भाई बताओ शहर में क्या हाल चाल है, क्या कुछ खबर बताओ। बातें होने लगती है, समय बीतने लगता है। आनंदी घर में बैठी हुई है, आवाज़ सुनती हो तो लगता है कि मेरे पति जी तो आ गए हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों समझिएगा। अब थोड़ा सा रुकिए, मैं आता हूँ 1 मिनट के लिए। दोस्तों हो गया, तो श्रीकांत आ गया था, बैठ चुका था, और बैठने के बाद उसमें बात होने लगी लोगों से। तो लोगों से जब बात होने लगी दोस्तों, तो उसकी पत्नी जो आनंदी थी उसको घर में बैठे उसका आवाज़ सुनाई दिया, पति जी आ गए हैं। पूछता है श्रीकांत लोगों से, तब गांव में रमीला की अभ्यास हो रहा है कि नहीं। तो लोग कहते हैं यार तुम रहोगे तब ना अभ्यास होगा, तुम्हारे बिना कौन अभ्यास करता है। तब श्रीकांत जाता है। अब एक चीज देखिएगा, जो लाल बिहारी सिंह था जिसने आनंदी को मारा था, अपने भाभी को खड़ाऊ से, जो बच गई थी, उन्हीं भी चोट लगी थी, उस दिन से आनंदी को भवन में बैठी हुई थी, कुछ खा पी नहीं रही थी, खाना भी नहीं बना रही थी।
अब उसका भाई लाल बिहारी जब ये सारा मीटिंग बाहर खत्म हो जाता है, तो जब अंदर की तरफ जाता है तो उसका भाई कहता है कि भाई भाभी को समझा दो, वो भी बेनी माधव सिंह भी, बहू को समझा दो। बोलता क्या होता कुछ बताइए, वरना खुद बताएंगी, बड़ी घर की है तो क्या हुआ। उसका भाई बोलता हम भी किसी छोटे घर के नहीं हैं, बताइए। चला जाता है, जाती है तो देखती है पत्नी को भवन में बैठी हुई है, रो रही है। तो आगे की कहानी मैं आपको सुनाने जाऊंगा, देखिए यहाँ से। तो श्रीकांत खाना खाया, कमरे में गया, वह भारी बैठी हुई थी, वह हजरत भी कुछ दिखे थे। आनंदी ने पूछा चित्त तो प्रसन्न हो? श्रीकांत बोला बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? श्रीकांत अपने पति से बोलता है कि अरे मैं ठीक हूं, पर यह बता तुमने घर में क्या उपद्रव मचा कर रखा है? आनंदी की तोयोरियो तोयोरियो समझ गए, पर बाल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे वतन में ज्वाला सी धधक उठी, बोली जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाओ मुझे मुंह सुलझा दो। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। अरे इतना गर्म क्यों होती हो प्रियवर, बात बताओ क्या बात है? आनंदी क्या कहूं, यह मेरा भाग्य का फेरा है, नहीं तो गवार का छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शोर नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना उकड़ता। अपने देवर को कर रही है, लाल बिहारी सिंह को। श्रीकांत सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी बोलती है परसों तुम्हारा लाडला भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक ना थी, वह सब मैंने मांस में डाल दिए। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा कि वह कितना इतना घी तो नाई कार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी, यदि हाथ से ना रोकी होती तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकांत की आंखें लाल हो गई, बोला यहां तक हो गया इस छोकरे का यह हंसाहस। आनंदी स्त्रियों के स्वाभानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहती है। प्रेमचंद लिख रहे हैं कि जो आंसू होती है वह महिलाओं की पलकों पर होती है। श्रीकांत बड़े धन्यवान और शांति पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों के कोढ़ागरी भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकती। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा, बेनी माधव सिंह के पास श्रीकांत गया हुआ है, बोल क्या रहा है सुनिए। दादा अब इस घर में मेरा निवास नहीं होगा, मैं नहीं रहूंगा। इस तरह का विद्रोह पूर्ण बातें पर श्रीकांत ने इतनी ही बार अपने कई मित्रों को हाथे आड़े में लिया था। जब ऐसे बातें गांव के लोग करते थे अपने पिता के सामने कि बाप मैं अपने घर में नहीं रहूंगा आपके साथ, मैं अपने पत्नी के साथ रहूंगा, श्रीकांत ने वैसे लड़कों को लताड़ लगाई थी। और खुद जिसने शिक्षा दिया था पूरे समाज गांव में, आज वही इंसान आकर अपने पिता के सामने कह रहा है कि मेरा इस घर में निवास नहीं होगा। परंतु दुर्भाग्य आज इन्हें स्वयं ही वह बातें अपने मुंह पे से कहनी पड़ रही है। दूसरे को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठा, बोले क्यों? श्रीकांत इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वह उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर का रहता नहीं। यहाँ मेरे स्त्री मेरे पीछे स्त्री खड़ाऊ और जूते का बौछार होती है। कई बातों का तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहां तक मैं सह सकता हूं, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिंह को जवाब ना दे सका। श्रीकांत सदा उनका आदर करते थे। उनकी इस तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। मजा आ रही है कहानी में ना। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं दोस्त, तो मेरे आपके साथ एक सैल्यूट है। हम सभी मिलकर हिंदी साहित्य को और आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। कुमार विश्वास ने क्या कहा था? सबका दायित्व है, जो भी हिंदी प्रेमी है। मेरी मां से सुंदर कोई नहीं हो सकता, मेरी भाषा हिंदी मां से सुंदर कोई नहीं हो सकता। श्रीकांत सदा उनके आदर करते थे, यहां तक मैंने बता दिया था। इतना बोला बुढ़ा बेनी माधव सिंह, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, इसलिए इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है।
श्रीकांत, इतना मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसे बातें और ना सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे जब कभी भूल चूक हो उसे कान पकड़ो। लेकिन श्रीकांत इसी बात में बात टोक देता है और बोलता है, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। सोच रहे हैं वह व्यक्ति कौन कह रहा है? श्रीकांत, अंग्रेजी से शिक्षा लेने वाला व्यक्ति, भारतीय परंपरा मान्यताओं पौराणिक कथाओं का विख्याता नहीं, प्रचार करने वाले गांव में परिवार मिलजुल कर कैसे रहे उसका अग्रदूत हम कह सकते हैं। और आज वो अपने भाई को कह रहा है कि वो मेरा भाई नहीं है, मैं आप इस घर में नहीं रह सकता। परिस्थितियां भी क्या क्या उत्पन्न कर देती है मनुष्य के सामने, ये तो सभी लोग परिचित ही होंगे। परिस्थितियां ही होती है सर कि राजकुमार राजा बनने वाला हो और उसको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। राजा बनने वाले को अज्ञातवास और वनवास हो जाता है। फिर भी बात ये तो सच है कि अगर परेशानियाँ कष्ट अगर पांडव जैसे आएंगे तो हिस्से में तो कृष्ण आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़कों का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया हो। इसी बीच में गांव, अब देखिए, अब जब ये बात गांव में पता चली लोगों को, तो गांव वाले लोग बहुत खुश हुए, बारे वाह कितना अच्छा बात है। लेकिन ये बुढ़ा जो आदमी था श्रीकांत, जो जमींदार था गौरीपुर गांव का, ये चीज़ों लोगों को सुनाना नहीं चाहता था। श्रीकांत गया अपने रूम में और सारी पत्नी उसकी व्याख्या सुन रही थी। ये जो लाल बिहारी था जिसका छोटा भाई, ये सारा कहानी सुना और उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो ये श्रीकांत था इसने बोल दिया था कि मैं अपने भाई का मुंह तक अब नहीं देखूंगा। इसको बहुत बुरा लगा और ये रोने लगा और रूम में गया और अपना सामान पैक करने लगा। अब मैं अपने से कहानियों बता रहा हूँ, अब अंतिम ही है। रूम में पैक करने लगा, रोने लगा और बोला कि अब इस घर में नहीं रहूँगा। जैसे जाता है दरवाजे पर आनंदी के कमरे के पास, बोलता है कि भाभी, मेरे साथ मैंने जो आपके साथ किया, मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ आपसे, मेरी गलती हो गई। आप लोग पूजनीय हैं, भैया वे पूजनीय हैं, पर भैया मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो वो घर छोड़कर ना जाए, ये घर उन्हीं का है, मैं जा रहा हूँ। जब ये बात आनंदी सुनती है तो आनंदी का जो हृदय है कठोर हो जाता है, और हृदय परिवर्तन ही सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों। और वहाँ से आनंदी फिर अपने भाई को अपने पति को समझाती है कि जाइए ना, देवर जी जा रहे हैं। उसका भाई बोलता है, जाने दो, मैं तो उसका मुंह नहीं देखूंगा, इस घर में वो रहेगा ना तो मैं। इसके बाद आनंदी क्या करती है कि आनंदी जाती है, लाल बिहारी सिंह रोते हुए आगे जब बढ़ता है उसके हाथ पकड़ लेती है। वो बोलता है कि भाभी मुझे हाथ छोड़िए, मैं जाऊँगा। बोलती है कि तुम जा नहीं सकते। बोलती है कि भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मेरा साथ रहना नहीं चाहते, तो मेरा घर में रहना क्या ही कर। वो बोलती है कि मेरा कसम, मेरा संगंध, तुम इस घर को नहीं छोड़ के जाओगे। मेरे साथ जो भी गलती किया मैंने तुमको माफ़ कर दिया। वो रोने लगता है। जब ये बात सुनता है श्रीकांत कमरे से आता है और उसको गले लगा देता है, और गले लगाने के बाद दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। लाल बिहारी सिंह कहता है कि भैया अब से ऐसी बातें मत करना, और वो भी बोलता है कि मैंने भी भावनाओं में बढ़कर बहुत कुछ बोल दिया, मुझे भी भाई छोटे भाई माफ़ कर दो। ये सारे दृश्य जो हो रहा था, यह बेनी माधव सिंह, उस घर का मुखिया, गांव का जमींदार नंबरदार देख रहा था, और एक ही बात कहता है, ये होती हैं बड़े घर की बेटियां। तो दोस्तों इस कहानी में देखा कि जो आनंदी है अपने घर के सबसे गुणवान और रूपवान बेटी है, उसको ना अपने रूप का घमंड है ना अपने गुण का घमंड है। उसका पिता काफ़ी ज़्यादा रईस इंसान, तो ताल्लुकदार रहता है, हर चीज़ की कमी नहीं, फिर भी मायके में आती है तो उसके घर के तुलना में वहाँ की जो शौहरत, धन दौलत, ये सारी चीज़ें रहती है वो कम रहती हैं, फिर भी उसमें निवाह करती है, परिवार को मिलजुल कर चलाने की कोशिश करती है। स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि बंटवारा का समय आ जाता है, लेकिन थोड़े से मतभेद के कारण अपने पराये नहीं हो जाते, और फिर सारी चीज़ को सुलझाने में आनंदी का ही रोल आता है।
तो यही प्रेमचंद बताने वाले हैं कि बड़े घर की बेटी सिर्फ धन दौलत गुण रूप से नहीं होती, उसके चरित्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि महिलाओं की भूमिका परिवार के शांति और समझ रखने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।